नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 44 वर्णों की संख्या होती है। अब वर्णों को अध्ययन की दृष्टि से हम दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले स्वर और दूसरा व्यंजन। दो भागों में विभाजित करने के बाद में दूसरा भाग है जिसका नाम है व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या कुल मिलाकर के 33 होती है। सबसे पहले हम स्वर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर हिंदी वर्णमाला में स्वतंत्र अपना उच्चारण करते हैं, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी कुल मिलाकर की संख्या 11 होती है। इसमें कौन से 11 स्वर होते हैं उनसे हम आपको परिचय करवाते हैं। सबसे पहले स्वरों की संख्या में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और री। कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या 11 हो गई है। अब इन स्वरों को भी अध्ययन की दृष्टि से हम स्वरों को भी दो भागों में बांटते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिन्हें अपेक्षाकृत बोलने में बहुत कम समय लगता है। क्या लगता हो? बहुत कम समय लगता हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर की कुल मिलाकर के संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दूसरे स्वर कौन से होते हैं? तो जो शेष बच के वे स्वर दीर्घ स्वर कहते हैं, या इसे हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं, दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर व संयुक्त स्वर, इनकी क्या संख्या होती है और इनमें कौन से स्वर होते हैं। तो संयुक्त स्वर या दीर्घ में कौन से आते हैं? कुल मिलाकर के 7 आते हैं, जो शेष बच गए। अब आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। कुल मिलाकर के इन सातों को हम दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो स्वर के बारे में हमने अध्ययन किया। स्वर दो भागों में विभाजित किया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिसमें बोलने में बहुत कम समय लगता हो। दीर्घ स्वर वे स्वर जिन्हें अपेक्षाकृत ह्रस्व स्वर की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता हो, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कुल मिलाकर के 7 है। और स्वरों को मात्रा के आधार पर हम आगे बताते हैं। कौन से स्वर की क्या मात्रा होती है। तो कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या तो हमारे पास में 11 हो गई थी, लेकिन इसमें से मात्रिक स्वर कितने हैं? तो मात्रिक स्वरों की संख्या कुल मिलाकर के 10 है। एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, जिसकी कोई मात्रा नहीं है, वो कौन सा स्वर है? तो अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। शेष बचे 10 स्वर, इनकी मात्रा होती है। अब इन 10 स्वरों की क्या क्या मात्रा है, ये अपन को आपको बताते हैं। तो आ की मात्रा इस प्रकार रहेगी, फिर छोटी ई की मात्रा इस प्रकार आगे से मुड़ी हुई रहेगी। बड़े ई की मात्रा इस प्रकार पीछे की तरफ मुड़ी हुई रहेगी। ऊ की मात्रा ये इस प्रकार रहेगी। बड़े ऊ की मात्रा ये इस प्रकार रहेगी। ए की मात्रा ये है। ए की मात्रा इस प्रकार है। और ओ की मात्रा एक डंडा और एक मात्रा है, जबकि औ की मात्रा एक डंडा और ऊपर 2 मात्रा है, जबकि री ऋषि की मात्रा इस प्रकार रहेगी, री ऋषि की मात्रा। तो कुल मिलाकर के मात्रिक स्वर कितने हैं? तो मात्रिक स्वरों की संख्या 10 हो गई। और कोई ऐसा स्वर जिनकी कोई मात्रा नहीं होती, ये अ एक ऐसा स्वर जिसकी कोई मात्रा भी नहीं होती है। ये तो स्वर का अध्ययन किया। अब बात करते हैं स्वर के बाद में कुल मिलाकर के वर्णों को 2 भागों में बांटा था। पहला स्वर तो हमने अध्ययन कर लिया है।
अब बात करते हैं व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में हम बताते हैं। व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता जिसका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आप क का उच्चारण स्थान करते हैं, जैसे मान लीजिए क का कर लिया, तो इसमें हमने क प्लस अ बोला है, तो क के साथ जब अ स्वर मिला है तो ये पूर्णतः अपनी ध्वनि दे पाया है, जिसे हम क बोलते हैं। तो इस प्रकार के हर व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब व्यंजन को भी हम अध्ययन की दृष्टि से थोड़े से भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन। कौन से? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल मिलाकर के 25 होती है। इन्हें हमें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने? 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन वर्गों का हम बताते हैं। सबसे पहला आता है क वर्ग। क वर्ग के अंदर 5 वर्ण है, क, ख, ग, घ, ड़। इस प्रकार बात करते हैं च वर्ग। च वर्ग में च, श, ज, ज, य। इस प्रकार ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और ण। इस प्रकार त वर्ग, त, थ, द, ध और न। इस प्रकार ये प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। ये कुल मिलाकर के स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो गई, क्योंकि एक में 5 है, कुल मिलाकर के 5 हो गए। 5 मल्टीपल 5 कुल मिलाकर के 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो गई है। स्पर्श व्यंजनों के अलावा भी व्यंजन होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एक तो अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं। कौन से हैं? य, र, ल और व। ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, श, स, ह। कुल मिलाकर के 4 होते हैं। तो इसी प्रकार हमने व्यंजन को सभी विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। पहले 25 स्पर्श व्यंजन थे, प्लस में 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन। कुल मिलाकर के इनकी संख्या 33 हो गई है। तो हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या 44 थी। 44 वर्णों की संख्या हमने इनको 2 भागों में बांटा था, स्वर प्लस में व्यंजन। और स्वरों की संख्या कुल मिलाकर के 11 हो गई थी। व्यंजनों की संख्या 33 हो गई थी। व्यंजनों में स्पर्शी व्यंजन 25 थे, अंतःस्थ 4 थे, ऊष्म 4 थे। और स्वरों की संख्या हमने 11 बताई थी, और इनको भी 2 भागों में विभाजित किया था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 थी, जबकि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 थी। ये हमने आपको पहले वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया है। फिर वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर सर्वप्रथम बात करते हैं। तो यहाँ से बात करेंगे कौन से वर्ण आते हैं, फिर उसका उच्चारण स्थान क्या रहता है, क्या रहेगा उनका उच्चारण स्थान। सबसे पहले इनके लिए एक फॉर्मूला है, अकुह विसर्ग। अकुह विसर्ग। इसमें कौन से आएंगे? अ, आ और क वर्ग। अ, आ और क वर्ग में क वर्ग के सारे वर्ण क, ख, ग, घ, ण पूरे आ गए। इसी प्रकार विसर्ग। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? तो इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ रहेगा। क्या रहेगा? कंठ रहेगा। इस कारण इन्हें कंठ्य वर्ण भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? तो कंठ्य वर्ण कह सकते हैं। अकुह विसर्ग। दूसरी बात करते हैं इचु यस। इचु यस। इचु यस का उच्चारण स्थान क्या रहेगा?
इसु यस का स्थान स्थान तालु से होता है, इस कारण इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। अब इसु यस में कौन से वर्ण आएंगे? तो छोटी ई और बड़ी ई, दोनों ई इसी में आएंगी, छोटी ई और बड़ी ई। इसी प्रकार स वर्ग पूरा और य श शंकर वाला, कुल मिलाकर के इनका उच्चारण स्थान तालव्य से होगा। और इससे पहले हमने कंठ्य वर्ण कहे थे, कंठ से होता था, इसका हमने कंठ्य वर्ण कहते हैं। कंठ्य वर्ण में अ, आ, क वर्ग पूरा और विसर्ग। तीसरी बात करते हैं, तीसरा कौन सा उच्चारण स्थान के आधार पर होता है? तो ऋतु रस, ऋतु रस का उच्चारण स्थान मूर्धा के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? मूर्धा के आधार पर होता है। इस कारण इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अब मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? री, ट वर्ग पूरा, ट, ठ, ड, ढ, ण और र और य श, कुल मिलाकर के इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। इन कारण इन्हें मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे आता है तुलस। ये सभी ट्रिके हैं। तुलस का उच्चारण स्थान किस आधार पर होता है? तो दंत के आधार पर होता है। अब तुलस के अंदर कौन से वर्ण आते हैं? तो त वर्ग पूरा और ल और श, कुल मिलाकर के इनका उच्चारण स्थान दंत से होगा और ये तुलस इसी के अंतर्गत दंते से उच्चारण स्थान आएगा। तुलस के बाद में 5 नंबर पे आते हैं। तो 5 नंबर पे आते हैं उ छोटा, उ बड़ा और प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। इन सभी को हम बोलते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं, तो होठ के कारण इन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठ्य। इनका उच्चारण स्थान होठ रहा था, इस कारण इन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। 6 नंबर पे बात करते हैं तो कुल मिलाकर के जो हमने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और प वर्ग, त और प, इन सभी का अंतिम वर्ण थे, उनका उच्चारण स्थान नासिक से होता था। इस कारण इन्हें नासिकी वर्ण कहते हैं। नासिकी वर्ण कुल मिलाकर के इन 5 वर्णों में अंतिम वर्ण आ रहे थे, ये सभी वर्ण नासिकी वर्ण कहलाते हैं। न और ये म, ये 5 वर्ण नासिकी वर्ण कहलाते हैं। इसके साथ में ये अंग का भी उच्चारण स्थान नासिक से, नाक से होता है, इस कारण इन्हें नासिकीय भी कहते हैं। 7 नंबर, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कुल मिलाकर के कंठ और तालु दोनों से होता है, इस कारण इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। तो ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य के आधार पर होने के कारण इन्हें कंठ तालव्य वर्ण भी उच्चारण स्थान के आधार पर प्रयोग किया जाएगा। 8 नंबर पे ओ औ का उच्चारण स्थान करने पर हमारे को कंठ और ओष्ठ का प्रयोग करना पड़ता है, इस कारण इन्हें कंठोष्ठ के नाम से वे उच्चारण स्थान दिया जाएगा। कंठ और ओष्ठ दोनों से ही उच्चारण करने पर ध्वनि निकलती है, इस कारण इन्हें कंठोष्ठ कहा जाता है। 9 नंबर पे बात करते हैं व का उच्चारण स्थान करने पर हमें दंत और ओष्ठ दोनों से ध्वनि निकलती है, इस कारण इन्हें दंतोष्ठ कहा जाता है। 10 नंबर पे ह का उच्चारण स्थान करने के लिए हमारा स्वर तंत्र थोड़ी सी जीवा लड़खड़ाती है, इस कारण इन्हें अली जीवा वर्ण भी कहा जाता है। तो इससे हम अध्ययन में उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का हमने अध्ययन किया है। हमने सबसे पहले उच्चारण स्थान का कंठ्य वर्ण आया था अकुह विसर्ग, और उसके बाद में हमने इसु यस का उच्चारण स्थान तालव्य के आधार पर होता है, इनका तालव्य वर्ण कहा जाता है। छोटी, बड़ी, च वर्ग और यस। ऋतु रस का उच्चारण स्थान मूर्धा के आधार पर होने के कारण हमें इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, री, ट वर्ग पूरा, र और श। इसी प्रकार तुलस में त वर्ग, ट, त, थ, द, ध, न और ल और श, जिनका उच्चारण स्थान करने पर हमारा जीभ दांतों पर टकराती है, इन कारण इन्हें दंती कहा जाता है। फिर उ बड़ा, छोटा, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, इनको बोलने पर हमारे होठों
होठ ऊपर नीचे होते हैं, इस कारण इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। उच्चारण स्थान करने पर हमारे होठों की जरूरत पड़ने के कारण ओष्ठ्य कहा जाता है। फिर नासिकी वर्ण, कुल मिलाकर के पंचम वर्ण के अंतिम सभी वर्ण नासिकी हो गए। ए आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु के आधार पर होने के कारण इन्हें कंठ तालु भी कहा जाता है। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ का प्रयोग करना कंठोष्ठ कहा जाता है। व का उच्चारण स्थान करने पर दंत और ओष्ठ से का प्रयोग करने का दंतोष्ठ कहा जाता है। और ह को अलिजीवा वर्ण कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।